हेलो गाइस, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले हैं 69th बीपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज। ठीक है, ये टेस्ट सीरीज बनाया गया है बीपीएससी मेकर कोचिंग के द्वारा, जो कि बहुत अच्छे लेवल का इसमें मुझे क्वेश्चन लगा, तो इसीलिए हम इसको लेके आ गए हैं। और ये जो सेशन है ये हिंदी माध्यम में कवर किया जाएगा, तो आप लोग इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसका इंग्लिश मीडियम अभी तक मिल नहीं पाया, इसीलिए जो इंग्लिश मीडियम सुनने वाले हैं वो अभी तक अपलोड नहीं हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन से। आज का सेशन का पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है, हाल ही में बिहार के किस उत्पाद को भौगोलिक संकेतक, जिसको जीआई टैग कहा जाता है, उसको दिया गया है। तो बिहार का जो प्रोडक्ट है ये मरचा चावल को दिया गया है। ठीक है, तो दिया गया है किसको? मरचा चावल को। बेसिकली अगर इसको हम बात करें तो ये बिल्कुल का जो है काली मिर्च की तरह दिखती है। इसको अभी जीआई टैग दिया गया है। ये मुख्यतः जो है पश्चिमी चंपारण जिले में इसका जो है उपजाया जाता है और चनपटिया प्रखंड के अंतर्गत। अगर हम लोग इसके अलावा और भी प्रोडक्ट की बात कर ले जिसको जीआई टैग मिला है, जैसे हो गया सिलवा खाजा, ठीक है, सुजनी कढ़ाई, सिक्किम गड़ास, मधुबनी पेंटिंग, ठीक है, भागलपुर सिल्क, शाही लीची, कतरनी चावल, जर्दालू आम, मगही पान, मिथिला मखाना और मरचा चावल, तो ये सब प्रोडक्ट का नाम है जिसको जीआई टैग मिल चुका है बिहार से। तो इसमें आप लोग को एक मेहनत ये करना है कि अभी तक कितने प्रोडक्ट है बिहार के जिसको जीआई टैग मिला है, ये एक बार आप लोग देख लीजिएगा। और कौन कौन से ईयर में कब मिला है ये भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए अभी इसमें जितना आपको दिख रहा है सिलवा खाजा, मिथिला मखाना, ये सारे को जीआई टैग मिल चुका है। ठीक है, लेकिन कब मिला है एक बार देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि हाल ही में अभी जिसको मिला है उसका नाम बताना है, तो मिर्चा चावल को अभी हाल ही में मिला है। 2 नंबर, इसमें कहा जा रहा है हाल ही में लिखित पुस्तक राष्ट्र नायक नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद से समाजवाद की ओर का विमोचन किया गया है, बताए कि इस संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए इसमें जो कथन सत्य है इसका सही आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका सही आंसर है, मतलब ई इसका आंसर है। तो अब देख लेते सही कौन कौन सा है। तो इसमें जो है इसका विमोचन राजेंद्र विश्वनाथ अलकेरकर ने किया है, बिल्कुल सही। तो ये कौन है? तो ये हमारे जो है बिहार के अभी वर्तमान में गवर्नर साहब हैं। दूसरा है कि इसके लेखक डॉक्टर उषा विद्यार्थी है, तो ये भी सही है स्टेटमेंट। ये किसके द्वारा लिखा गया है? राष्ट्र नायक नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद से समाजवाद की ओर, ये लिखा गया है डॉक्टर उषा विद्यार्थी के द्वारा। उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट है उषा विद्यार्थी एक कांग्रेसी नेता है, नहीं। अगर कांग्रेसी होता तो ये जो है नरेंद्र मोदी के बारे में लिखते ही नहीं। ठीक है, चलिए डी नंबर है राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर बिहार के 41वें राज्यपाल है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर हो गया ई उपयुक्त में से एक से अधिक, जिसमें ए, बी और डी जो है सही है। 3 है, इसमें कहा जा रहा है चीन सरकार ने हाल ही में किस भारतीय राज्य में 11 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है। तो ये स्थान कहाँ पे है? ये है अरुणाचल प्रदेश में है। 4 नंबर, हाल ही में 111वां बिहार दिवस मनाया गया, बताए कि बिहार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, सत्य कथन इसमें चूज करना है। तो देखिए 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष जो 2023 में बिहार दिवस मनाया गया या बिहार स्थापना दिवस मनाया गया वो 111वां स्थापना दिवस था, जिसका थीम रखा गया था युवा शक्ति बिहार की प्रगति, इसका थीम हुआ करता था। और 2022 में जो मनाया गया था बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च को, वो 110वां था और उसका थीम था जल जीवन हरियाली। ठीक है, तो इसमें देखते कौन कौन सा सही है। इसका आंसर दिया है उपयुक्त में से एक से अधिक, मतलब सही आंसर इसका ई दिया हुआ। 1912 में भारत का 12वां राज्य बना था। 1912 में भारत का 12वां राज्य बना था बिहार, तो ये स्टेटमेंट कह रहा है कि ये सही है। ठीक है, 12वां राज्य बना था। दूसरा स्टेटमेंट है 1936 में बिहार से अलग होकर उड़ीसा राज्य बना, तो ये भी स्टेटमेंट इसका सही है। तीसरा स्टेटमेंट है 2000 में बिहार से अलग होकर झारखंड बना, तो ये भी इसका सही है। और डी नंबर है बिहार दिवस 2023 का थीम जल जीवन हरियाली था क्या? नहीं, ये क्या था? युवा शक्ति बिहार की प्रगति, ये 2022 का जो है थीम है। तो डी गलत हो गया, बाकी ए बी सी जो है सही है। क्वेश्चन है 5 नंबर, हाल ही में हॉकी इंडिया ने पुरुष वर्ग का प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया हार्दिक सिंह को। 6 कहा जा रहा है
कि हाल ही में तजाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के रेजिमेंट कॉरिडोर के रूप में निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति हुई है? तो ये नियुक्ति किया गया है KR पार्वती का। ठीक है, इसकी नियुक्ति हुई है। तो सही आंसर हो गया 6 का C। ये जो है बेसिकली KR पार्वती ये भारतीय मूल की है, तो इसीलिए जो है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। 7 नंबर, हाल ही में क्रिकेटर टिम पेन ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किया है। बताएं कि यह किस देश के पूर्व क्रिकेटर हैं? तो ये जो क्रिकेटर है ये है ऑस्ट्रेलिया के। सही आंसर है 7 का A है। 8 नंबर, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में इंडिया वेल्स मास्टर सिग्नल खिताब अपने नाम किया है? तो ये किया गया है कार्लोस अल्काराज के द्वारा। नंबर 9 है, हाल ही में खेले गए ईरानी कप 2022-23 का खिताब किस टीम ने अपने नाम किया है? तो ये किया गया है किसके द्वारा? रेस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये जो है ईरानी कप जो है 2022-23 आयोजित किया गया था MP के ग्वालियर में। ठीक है, रूप सिंह स्टेडियम में खेले गए थे और इसमें फाइनल में रेस्ट ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश को 238 रन से हराकर ट्रॉफी अपने नाम कर लिया। इसमें यास्वी जायसवाल को प्लेयर ऑफ द मैच के रूप में चुना गया और रेस्ट ऑफ इंडिया के कप्तान मयंक अग्रवाल है, ये याद रखना है आपको। और ईरानी कप इससे पहले ईरानी ट्रॉफी कहा जाता था। भारत की एक घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है यह टूर्नामेंट 1959-60 के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया D। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश के प्रस्ताव के आधार पर वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजार वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो ये किसका? तो ये किया गया है भारत के द्वारा। ठीक है, तो देखिए 2023 को घोषित क्या किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की विश्व प्रसिद्ध बसोहली पेंटिंग को हाल ही में GI टैग मिला? तो ये बताना है बसोहली पेंटिंग जो है ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के हैं। तो ये जो है जो अभी हम लोग पेंटिंग देखे जिसका नाम क्या था? बसोहली पेंटिंग। तो ये जम्मू कश्मीर के जो है एक पेंटिंग है, जैसे हम लोग का मधुबनी पेंटिंग होता है या पटना कलाम है, उसी तरह से जम्मू कश्मीर में जो प्रैक्टिस किया जाता है उसको कहा जाता है बसोहली पेंटिंग। ठीक है, इसको जो है और ये जम्मू कश्मीर का प्रोडक्ट है। ये 16वीं शताब्दी में स्टार्ट किया गया था राजा कृष्णपाल के द्वारा। उस टाइम में वहाँ के जो लोग राजा हुआ करते थे वो राजा कृष्णपाल हुआ करता था। है 12 नंबर, इसमें कहा जा रहा है विश्व बैंक ने हाल ही में वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की GDP वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये लगाया है 6.3% रहने का अनुमान लगाया है। नंबर 13 है, इसमें कहा जा रहा है दिए गए विकल्प में कौन हाल ही में नौसेना के नए उप प्रमुख नियुक्त किए हुए हैं? तो ये हुए हैं कौन? ये हुए संजय जसजीत सिंह। तो ये तो उप प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए कि अभी वर्तमान में नौसेना का जो प्रमुख है वो कौन है, तो वो है एडमायरल R हरि कुमार। 14 कहा जा रहा है हाल ही में भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिलेनेक्स का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है 10वां संस्करण। ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच सिलेनेक्स जो है 2023 में आयोजित किया गया और ये 10वां संस्करण था। इसका आयोजक किया गया था कोलंबो में आयोजित किया गया था अप्रैल में। ठीक है, क्वेश्चन है 15 नंबर, फ्रांस ने हाल ही में राष्ट्रीय दिवस बैलिस्टिक डे परेड में भारत से किसे आमंत्रित किया था? तो ये किया गया था नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया था। ठीक है, ये 14 जुलाई 2023 को मनाया जाता है फ्रांस में बैलिस्टिक डे के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसने हाल ही में अपना पहला ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 खिताब जीता है? तो ये जीता गया है मैक्स वर्स्टेपेन के द्वारा। सही आंसर है 16 का A। नंबर 17 कहा जा रहा है किस राज्य ने हाल ही में गर्मी को मात देने के लिए कुल रूप पॉलिसी शुरू की है? तो ये किया गया है तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा। तो 17 का हो गया सही आंसर C।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने हाल ही में कड़ई कनाल पोर्ट का अधिग्रहण किया है? तो ये किया गया है अडानी ग्रुप के द्वारा। सही आंसर इसका बी हो गया। इस बंदरगाह को 2010 में रेल कनेक्टिविटी से जोड़ा गया। अगर हम लोग और भी बंदरगाह जैसे मुंबई बंदरगाह की बात करें, आकार और शिपिंग ट्रैफिक के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वो मुंबई का बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, सलीम दुर्रानी जिसका हाल ही में निधन हुआ वो कौन थे? तो वो एक क्रिकेटर थे और ये बेसिकली बिलोंग करते थे अफ़गानिस्तान से। ठीक है, 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो परिणाम स्वरूप जो है सलीम दुर्रानी का परिवार भारत आ गया था। रेड क्लिफ जो लाइन है 1947 भारत और पाकिस्तान के बीच में ये खींचा गया था और वे मूल रूप से काबुल के रहने वाले थे। तो सही आंसर हो गया 19 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, हाल ही में किस तिथि से बिहार में चौथा कृषि रोड मैप लागू हुआ है? तो ये लागू हुआ है 1 अप्रैल 2023 से। बिहार में चौथा कृषि रोड मैप 1 अप्रैल 2023 से लागू हुआ है। इसकी अवधि जो है मार्च 2028 तक रहेगी। कृषि जनगणना जो है प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। अगस्त 2022 में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि संबंधी डेटा एकत्रित करने के लिए 11वीं सूची कृषि जनगणना शुभारंभ किया है। तो हर एक 5 साल पर यह आयोजित किया जाता है। ये बिहार का क्वेश्चन है तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके संदर्भ में और भी कुछ हम फैक्ट बता दे रहे हैं। जैसे बिहार को कृषि कर्मक पुरस्कार 5 बार मिला है। बिहार को पहली बार कृषि कर्मक पुरस्कार जो दिया गया था 11-12 में दिया गया था। ठीक है, उसके बाद 11-12 में चावल के लिए दिया गया था, 12-13 में गेहूं और 15-16 और 16-17 में मक्का के लिए दिया गया था और 17-18 में फिर से गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन के लिए मिला था। तो इस तरह से कृषि कर्मक पुरस्कार 5 बार बिहार को मिल गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, भारतीय मूल के किस इंजीनियर को नासा ने हाल ही में अपने मून टू मार्स अर्थात चांद से मंगल कार्यक्रम का पहला प्रमुख चुना है? तो ये है कौन? ये है आपके अमित क्षत्रिय। ठीक है, अमित क्षत्रिय के बारे में अगर बता दूं तो ये भारतीय मूल के अमेरिका के निवासी है, एक सॉफ्टवेयर और रोबोटिक्स इंजीनियर है। ये नासा ने अपने चांद से मंगल कार्यक्रम का इसको अध्यक्ष नामित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, हाल ही में पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया पब्लिकेशन ने नेपाली पुस्तक फुलुंगे के अंग्रेजी अनुवाद के प्रकाशन की घोषणा की है। बताएं कि यह इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक लिखा गया है ये लेखनाथ छेत्री के द्वारा। सही आंसर हो गया 22 का सी। 23 नंबर, हाल ही में IPL 2023 की आयोजित हुई, बताएं कि यह IPL का कौन सा संस्करण था? तो ये IPL का 16वां संस्करण था। हम बता दें आपको कि 16वां संस्करण था और इसका जो खेला गया था नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद से हुई थी इसकी शुरुआत 16वें सीज़न की। गुजरात में स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम को सबसे पहले मोटेरा स्टेडियम के नाम से जाना जाता था। नाम परिवर्तन कर सरदार पटेल स्टेडियम रखा गया, लेकिन फिर बाद में इसको नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया। इस क्रिकेट स्टेडियम की अगर हम लोग क्षमता की बात करें 1,32,000 लोग एक साथ जो है बैठ के देख सकते हैं और यह जो है विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। ठीक है, हाल ही में घोषणा के अनुसार जयपुर में भी एक 75,000 दर्शक क्षमता वाले एक स्टेडियम बनाया जा रहा है, जो नरेंद्र मोदी और मेलबर्न स्टेडियम के बाद दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होगा, जो कि जयपुर में बनाया जा रहा है। 24 है, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में 100% रेल नेटवर्क विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? तो ये राज्य कौन सा है? ये राज्य है आपका हरियाणा। सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हाल ही में सेरीकल्चर मेले का आयोजन किया गया? तो ये किया गया गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा। क्वेश्चन है 27 नंबर, शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहान को हाल ही में कहाँ का युवराज घोषित किया है? तो ये घोषित हुआ है अबू धाबी का। सही आंसर है 27 का बी। क्वेश्चन नंबर है 28 नंबर, निम्नलिखित में से हाल ही में किसने अपनी पहली पुस्तक वाई कांट एलिफेंट बी रेड ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखी गई है तो ये लिखा गया बानी त्रिपाठी के द्वारा। तो सही आंसर हो गया इसका सी।
है 29 नंबर। वर्ष 2022 में वैज्ञानिकों को दुनिया के सबसे पुराने 380 मिलियन साल या 38 करोड़ वर्ष पुराना दिल मिला है। बताएं कि यह दिल किस जीव का है। तो ये जो है ये है मछली का। सही आंसर हो गया 29 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पिछले साल 2022 में किस देश को हराकर 7वीं बार एशिया कप का खिताब अपने नाम किया था। तो देखिए इसका आयोजन जो है 15 अक्टूबर 2022 को भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हराकर जो 7वीं बार एशिया कप अपने नाम किया था। तो किसको हरा के? तो श्रीलंका को। ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया? सही आंसर हो गया सी, श्रीलंका को हराकर। क्वेश्चन है 31 नंबर। निम्नलिखित में से किस महान व्यक्ति की जयंती के दिन प्रत्येक वर्ष विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। तो ये है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, 15 अक्टूबर को मनाया जाता है इनकी जयंती प्रत्येक वर्ष, जिस दिन विश्व छात्र दिवस के रूप में हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है 14 जनवरी 2023 को किशनगंज जिला का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया। तो ये स्थापना दिवस था कौन सा? 33वां स्थापना दिवस मनाया गया। अब हमको कमेंट बॉक्स में ये बताइए किशनगंज जब बना था, अभी जो 33वां दिवस मनाया गया, ये किस जिले से कटकर बनाया गया था? कमेंट बॉक्स में बताइए। नंबर है 33। जनवरी 2023 में भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य कौन सा बन गया है। तो ये राज्य है केरल। 34 नंबर। जनवरी 2023 में ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा हाल ही में जारी किया गया। तो ये किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ठीक है, और वर्ल्ड बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था जो विकसित रहने का अनुमान लगाया है, वो कहा कि 23-24 में जो अर्थव्यवस्था रहेगा भारत का 6.6% विकास दर रहेगी। नंबर है 35 नंबर। डिजिटल इंडिया पोर्टल अवार्ड 2022 किसे प्लेटिनम अवार्ड से सम्मानित किया है। तो ये किया गया है ई नाम को। ठीक है, ई नाम क्या है? कृषि मंत्रालय के द्वारा लिया गया एक प्रमुख पहल है, जिसे हाल ही में डिजिटल इंडिया के प्लेटिनम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ई नाम है क्या? इसकी मदद से क्या होगा कि जैसे अनाज खेत में उपजेगा तो मंडी तक ले जाने का कोई झंझट नहीं रहेगा। अपने अनाज का दाम जो है फिक्स कर सकते इसी पोर्टल पे। इस 6 कहा जा रहा है हाल ही में एक तारे का नाम निम्नलिखित में से किस भारतीय व्यक्ति के नाम पर रखा गया है, जिसे हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष रजिस्ट्री में पंजीकृत भी किया गया है। तो ये रखा गया है अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर एक तारे का नाम रखा गया है। 37 नंबर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ हाल ही में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया। तो ये किया गया हुबली में। हुबली किस राज्य के अंतर्गत आता है, ये कमेंट बॉक्स में बताइए। और ये जो हुबली में जो है 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा, और ये मनाया जाता है 12 से 16 जनवरी तक जो है ये मनाया गया। 38 नंबर। हाल ही में लिखित पुस्तक जादूनामा को लॉन्च किया गया है, बताएं कि इसके लेखक कौन हैं। तो ये बुक लिखा गया है अरविंद मंडलोई के द्वारा। सही आंसर है गया 38 का डी। क्वेश्चन नंबर है 39 नंबर। 3 दिसंबर 2022 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती मनाई गई। बताएं कि निम्नलिखित में से उसका जन्म बिहार में कहाँ हुआ था। तो इसका जन्म बिहार में हुआ था जीरादेई में। सही आंसर है सी। और जीरादेई किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर। पिछले वर्ष दिसंबर 2022 में नागालैंड में हॉर्निवल महोत्सव के 23वें संस्करण का आयोजन किया गया। बताएं कि इस वर्ष इसकी थीम क्या थी। तो इसका थीम रखा गया था दिस इज नागालैंड। ठीक है, तो ये इसका थीम था। ये मनाया गया 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक ये मनाया गया। नागालैंड की बात आई तो नागालैंड की जो स्थापना हुआ था, इसी का स्थापना दिवस पर इसको मनाया जाता है। इसका स्थापना हुआ था 1 दिसंबर 1963 के। ठीक है, और ये 16वें राज्य के रूप में स्थापना हुआ था, और इसके अंतर्गत 11 जिला है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग, तो जनगणना के अनुसार जो है नागालैंड की जनसंख्या वृद्धि दर जो थी ऋणात्मक रही है। और कितना ऋणात्मक रही है, कमेंट बॉक्स में बताइए किसी को पता है तो। है
41 नंबर, कॉमनवेल्थ पत्र निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? तो देखिए कॉमनवेल्थ पत्र जो है ये लिखा गया था एनी बेसेंट के द्वारा। सही आंसर हो गया 41 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हिस्ट्री का क्वेश्चन है। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही उसके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो ये कहा गया था लाला लाजपत राय के द्वारा। क्वेश्चन है 43 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जो सही नहीं है उसको चूज करना है। तो देखिए कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ था वो 1746 से 1748, पहला सही है। दूसरा कर्नाटक का युद्ध हुआ था, ये हुआ था 1749 से लेकर 1754 तक। तो देखिए ये दूसरा जो है ये गलत है, ठीक है। बाकी कर्नाटक का तृतीय युद्ध हुआ था 1758 से 63 तक, ये भी सही है। पानीपत की जो तृतीय लड़ाई तीसरी लड़ाई हुई थी ये 1761 में हुआ था। तो बी नंबर गलत है, बाकी सब सही है। नंबर है 44, इसमें कहा जा रहा है ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था सर अयरकुट। सही आंसर है 44 का ए। 45 नंबर, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, बताए कि उनके पिता का नाम क्या था? तो बहादुर शाह पिता के नाम था अकबर शाह प्रथम। सही आंसर है 45 का ए। अकबर शाह प्रथम नहीं, अकबर शाह द्वितीय नाम था उनके पिताजी का। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय तथा बहादुर शाह जफर के पिता का नाम अकबर शाह द्वितीय था। वह अंग्रेज के पेंशन भोगी तथा दिल्ली के लाल किले में शाही संस्था का प्रमुख था और शाही खिताब का उपयोग नाम मात्र के लिए करता था। 1862 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी, रंगून जब भेज दिया गया था 1857 की लड़ाई के बाद तब। नंबर है 46, अंग्रेजी शासक काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो अफीम का उत्पादन हुआ करता था ये बिहार में, ठीक है। सही आंसर इसका कौन सा हो गया? डी। 47 नंबर, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो ये किया गया था कुंवर सिंह के द्वारा। 47 का सही आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर, निम्नलिखित में से किसने 10 रोज़ा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के द्वारा किसने प्रारंभ की थी? तो ये प्रारंभ किया गया था अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा। अब्दुल गफ्फार खां ने 10 रोज़ा पत्रिका निकाली थी, या राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित था। तो सही आंसर हो गया 48 का सी। 49 है, इसमें कहा जा रहा भारतीय मुसलमान समान रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, उसका क्या कारण था? तो देखिए इसका आंसर है डी। देख लेते एक बार क्या लिखा है डी में। जो आंसर दिया हुआ है डी, उग्रवादियों के हिंदू अतीत के राग अलापने की नीति। क्वेश्चन नंबर 50 है, क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किसने किया था? तो ये किया गया था बी.डी. सावरकर के द्वारा, ठीक है। तो ये किया गया था महाराष्ट्र के नासिक में। पहले 1899 में स्थापित किया जाता है मित्र मेला, जो 1906 के आसपास गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 51 का रहा है, रॉलेट एक्ट का लक्ष्य निम्न में से क्या था? तो रॉलेट एक्ट का जो लक्ष्य था वो था क्या? बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई सचित्र प्रक्रिया द्वारा किया जाना। 52 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है कि जियंतारा आंदोलन निम्नलिखित में से कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो ये देखिए ये जनजातियों का एक आंदोलन था जो मणिपुर में स्टार्ट हुआ था। तो सही आंसर हो गया इसका सी। नंबर 53 है, 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? तो ये किया गया था अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा। सही आंसर है 53 का ए। 54, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने किसको महत्व दिया था? तो ये महत्व जो दिया गया था गांधी जी के द्वारा ये रचनात्मक कार्यक्रमों में, ठीक है। तो अब हमको ये बताइए सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? कमेंट बॉक्स में बताइए। है 55 नंबर, प्रभावती देवी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? तो ये थी पटना क्षेत्र की। क्वेश्चन नंबर 56 है,
बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण। ये किस ईयर में किया गया था? और देखिए, वैसे तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो है गंगा नारायण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र के द्वारा किया गया था। हाँ, लेकिन इस सबों में जो है महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाई थी वो थे कौन? जयप्रकाश नारायण। 7 यहाँ पूछा जा रहा है, कथन और कथन बी वाला है। भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पराकाष्ठा थी। भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात शक्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया की खोज समय का तकाजा थी। तो देखिए, इसका आंसर दिया हुआ है ए और आर जो है दोनों सही है, और आर जो है ए की सही व्याख्या है। तो इसको एक बार ढंग से देख लीजिएगा, बड़ा हिंदी में लिखा हो गया, बड़ा टफ वर्ड है। क्वेश्चन नंबर है 58 नंबर, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? तो ये था स्वदेशी आंदोलन के दरमियान। ठीक है, कब ये बंटवारा हुआ था, कब अलग हो गया था नरम दल गरम दल? और सूरत सेशन हुआ था, ये सभी को पता है, लेकिन किस वर्ष सूरत सेशन हुआ था और उस टाइम में जो है कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? किसी को पता हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर नहीं पता है तो थोड़ा गूगल कर लीजिए और बताइए ज़रूर। क्वेश्चन है 59 नंबर, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंद गुप्त ने हूनों को पराजित किया था? तो ये होता है भीतरी स्तंभ लेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर, इसमें है इसमें कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? देखिए, औषधि के क्षेत्र में तो काम किए हैं, लेकिन गुप्त काल का होना चाहिए। तो इसमें पहला जो है सुश्रत जो है ये क्या थे? शल्य क्रिया के जनक माने जाते हैं। ये काशी के रहने वाले थे। इसका जो काल है लगभग 600 ईसा पूर्व माना जाता है, तो ये गुप्त काल में नहीं थे। बाकी दूसरा आता है सौमिला कौन थे? तो सौमिला गुप्त काल के तो थे, लेकिन ये नाटककार थे। ये चिकित्सा क्षेत्र में इसका कोई योगदान नहीं है। तो क्या हो गया? दूसरा भी गलत हो गया। ठीक, उसके बाद है तीसरा शूद्रक। ठीक है, शूद्रक गुप्त कालन के नाटककार थे। इसकी रचना मिर्च कटिकम के लिए आप लोग जानते होंगे इनको। और उसके बाद शौनक की बात आती है, तो शौनक जो है ये ऋग्वेद काल में ऋषि थे ये। और तो ये क्या हो गया? गुप्त काल में जो है औषधि के क्षेत्र में इसमें से कोई भी नहीं थे। तो सही आंसर हो गया इसका ई। 60 नंबर, इसमें कहा जा रहा प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ निम्न जनपदों में से किस एक में उपस्थित है? तो ये है सीतापुर में। सही आंसर हो गया बी। क्वेश्चन एक बार और पढ़ देते, प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ निम्न जनपद में से किस एक में उपस्थित है? तो ये सीतापुर में ये तीर्थ स्थल है। ठीक है, क्वेश्चन है 62 नंबर, इसमें कहा जा रहा है राजतरंगिणी के लेखक कल्हन के समकालीन शासक कौन था? तो देखिए, राजतरंगिणी एक बुक है जो कल्हन के द्वारा लिखा गया है, और इसमें कश्मीर के सुंदरता के बारे में वर्णन मिलता है हमको। और उस टाइम में यहाँ के शासक हुआ करता था जय सिंह, और ये जो है 1128 से लेकर 1149-50 के ईस्वी की बात है। ठीक है, तो सही आंसर कौन हो गया इसका? ये हो गया जय सिंह। तो देख लेते हैं, और सही आंसर हो गया कौन? सी, जय सिंह। 63 नंबर, बुद्ध के उपदेश निम्नलिखित किससे संबंधित है? तो बुद्ध का उपदेश जो है ये संबंधित है आचरण की शुद्धता और पवित्रता से। सही आंसर हो गया 63 का डी। क्वेश्चन नंबर 64 कहा जा रहा है अशोका राम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये स्थित है पाटलिपुत्रा में। क्वेश्चन नंबर है 65, इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? तो ये संस्थापक था अल्पतगीन। सही आंसर है 65 का ए, अल्पतगीन। है 66, इसमें कहा जा रहा है जवाबित का संबंध किससे है? तो ये राज कानून से हुआ करता था संबंध इसका। सल्तनत काल की अगर हम लोग बात करें तो ये प्रशासनिक शब्दावली में जवाबित का उपयोग जो है उल्लेख मिलता है। और ये जो है जो सुल्तान राज से संबंधित कानून बताते थे वो जवाबित के अंदर ही आते थे। तो सही आंसर हो गया 66 का सी। 67 नंबर, निम्नलिखित भक्ति संतों का विचार कीजिए। दादू दयाल, गुरु नानक, त्यागराज, इनमें से कौन सा उस समय उपदेश देता था जब लोधी वंश का पतन हुआ था
तथा बाबर सत्तारूढ़ हुआ था। तो ये दिया करते थे कौन? गुरु नानक। सही आंसर हो गया ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है सुलह और कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये किया गया था अकबर के द्वारा। अकबर की धार्मिक नीति का मूल उद्देश्य सार्वभौमिक सहिष्णुता था। इसके सुलह एवं कुल की नीति अर्थात सभी के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार का सिद्धांत भी कहा गया था। अकबर ने इस्लामिक सिद्धांत के स्थान पर सुलह और कुल की नीति अपनाई थी। 1583 ईस्वी में सभी धर्मों को जो है एक समान मतलब देखते थे, और उसके लिए एक जो दिन इलाही का भी निर्माण किया गया था, जिसमें सब धर्म की अच्छी अच्छी बातों को इम्प्लीमेंट किया जा रहा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुग़ल शासक जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था वो कौन थे? तो देखिए, इसका जो था उत्तराधिकारी को जब युद्ध हुआ था और औरंगजेब से पराजित हुआ था दारा शिकोह, उसके पुत्र शहजादे सुलेमान शिकोह ने श्रीनगर गढ़वाल में पृथ्वी सिंह के यहाँ शरण ली थी। ठीक है। किंतु उसने उत्तराधिकारी मेदना सिंह ने उसे औरंगजेब को सौंप दिया। सुलेमान शिकोह को ग्वालियर के किले में बंद कर दिया गया और वहाँ अफीम खिलाकर उसे मार दिया गया। 9 का सही आंसर कौन सा हो गया? सुलेमान शिकोह। नंबर 70 है, मुगलों के नवरोज का त्यौहार निम्नलिखित में से किससे अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था मंगोलों से। सही आंसर हो गया 70 का सी। सॉरी, ये मंगोल से नहीं, ये पारसियों से अपनाया गया था। ए 70 का सही आंसर है ए। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो देखिए, इसमें जो है उत्तराखासी जो है ये गंगा नदी के किनारे नहीं है। ठीक है। ये गंगा नदी के किनारे जो भागीरथी आता है उसके किनारे है, उत्तराखंड में उत्तराखासी ज़िले में जो गंगा निकलती है, जहाँ से गोमुख नाम के स्थान से निकलती है। और देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का जब संगम होता है तब वो गंगा नाम से बहती है। तो उत्तराखासी नहीं है। ठीक है। 72 नंबर, इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन से जल प्रताप नदी युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, जो नहीं है वो बताना है। तो देखिए, ये डी जो है लोध जो है बराकर नदी पे ये नहीं है, बाकी सब जो है सही है। ठीक। तो बाकी कौन कौन सा सही है एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो बाकी है जो सही है दसों कांची है। ठीक है। हुंडरू स्वर्णरेखा झारखंड में है, और जोन्हा जो है राढ़ू नदी पे है। तो वो सारे सही है, डी जो है गलत है। 73 नंबर, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है। तो इसकी दिशा क्या है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। सही आंसर है ए। 74 कहा जा रहा है एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाती है वह कौन सा जनजाति है? तो वो मुंडा जनजाति के जो है लोग वो सरहुल त्यौहार मनाते हैं। सही आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 75 कहा जा रहा है इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है, मतलब उत्तर की तरफ बहती है? तो वो है सोन, क्योंकि ये अमरकंटक प्लेटू मध्य प्रदेश से निकलकर पटना के आसपास आके ये गंगा से मिलती है। तो उत्तर वाहिनी हो गया। बाकी गंडक, कोसी और घाघरा जो ये सब नेपाल से निकलकर गंगा को ज्वाइन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर, तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो देखिए, तेल नदी जो है महानंदा नदी की सहायक नदी है। यह केवल 8 किलोमीटर प्रभावित होकर और महानदी नदी जो कहाँ पे है? उड़ीसा राज्य में है। और ये तेल नदी की लंबाई बस 8 किलोमीटर है। 8 किलोमीटर प्रभावित होने के बाद उड़ीसा राज्य में जो है महानदी से जाके ये मिल जाती है। तो देख लेते हैं ऑप्शन। पहला दिया है कमला, ये तो नहीं होगा। दूसरा नदी दिया है बागमती, ये भी नहीं होगा। तीसरा दिया है घाघरा, ये भी नहीं होगा। और तो इसका क्या हो गया सही आंसर? इनमें से कोई नहीं है। 77 नंबर, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? तो ये है गोदावरी का। ठीक है। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है और बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है? तो इसका मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? और इसकी लंबाई जो है 1465 किलोमीटर से निकलती है, महाराष्ट्र से निकलती है। चलिए इतना दे दिए हिंट, आपको बताना है एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ से ये निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि राजरप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? तो ये दामोदर और भेरा नदी के संगम पर अवस्थित है।
79 नंबर, और इसमें पूछा जा रहा है कि लेटेराइट मिट्टी निम्नलिखित में से कहाँ मुख्यतः मिलती है। तो देखिए लेटेराइट मिट्टी जो है सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो ये सबसे ज़्यादा लेटेराइट मिट्टी आपको मिल जाएगा केरल में, ठीक है। उसके बाद और अगर तटीय जो मालाबार कोस्ट है वहाँ पे मिलेगा, तो इसमें केरल नहीं दिया हुआ है, तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा केरल के बाद मिलता है। तो सही आंसर हो गया 79 का डी। नंबर 80 है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। तो ये है मटर। है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, निम्नलिखित यूरोपियन यूनियन देशों में से फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता देने वाला प्रथम देश कौन है। तो ये देश है स्वीडन। सही आंसर हो गया 81 का ए। 2 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री किसी देश की बनी। तो ये बनी है, कहाँ की ये है, तो ये इसका नाम पहले हम लोग देख लेते हैं। इसका नाम है श्रीमाओ भंडार नाइके। ये जो बनी थी श्रीलंका की प्रथम प्रधानमंत्री बनी थी, ठीक है, 1960 के आसपास है। 83 नंबर, निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीय से संघवाद की ओर खिसकी। तो ये है 1980 के दशक में, ठीक है। 4 नंबर, स्वेच्छा से किया गया यह समझौता स्वेच्छा से समाप्त किया जा सकता है। पंडित नेहरू का उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किससे अंकित करता है। तो ये कहा गया था भारत का राष्ट्रमंडल से जुड़ाव से है, ठीक है, कॉमनवेल्थ से। 95 नंबर, चीन की संसद जानी जाती है, मतलब चीन के संसद का नाम क्या है। तो चीन के संसद का नाम है नेशनल पीपुल कांग्रेस। सही आंसर है बी। 86 नंबर, इसमें कहा जा रहा है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स निम्नलिखित में से किसका भाग है। तो ये है मंत्रिमंडल सचिवालय का ये भाग्य है, ठीक है। तो 86 का हो गया डी। इसको आप लोग रॉ के नाम से जानते हैं, RAW, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नाम से। ये एक अंतर्राष्ट्रीय गुप्त संस्था है और इसका गठन किया गया था प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल में। इसका गठन हुआ था 1968 के टाइम में, ठीक है। यह संस्था जो है मंत्रिमंडल सचिवालय के अंतर्गत आती है। नंबर 87 है, मानव अधिकारों की अवधारणा का प्रमुख बल है। तो इसका प्रमुख बल कौन है, मानव के नाते मानव गरिमा पर। सही आंसर है इसका ए है। 88, किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न संवैधानिक प्राधिकारी है। तो ये किया जा सकता भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन है 89 नंबर, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की स्तुति निम्न में से किस कमेटी द्वारा की गई थी। तो ये किया गया था LM सिंघवी कमेटी के द्वारा। इसका गठन 1986 में किया गया था और इसको जो है और इसी के रिकमेंडेशन पे 1992 में इसको जो है संवैधानिक स्टेटस मिला पंचायती राज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर, भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। तो ये किया गया था बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा और LM सिंघवी के द्वारा संवैधानिक स्थिति मिला था पंचायती राज को। अशोक मेहता के द्वारा किया गया था कि जो पंचायत होना चाहिए वो 2 स्तरीय होना चाहिए। क्या करेंगे, एक बार ईयर इस सब का देख लेंगे, ठीक है, कि कौन समिति कब गठन किया गया था पंचायत से संबंधित। अक्सर पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन BPSC में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नोट निर्गम विभाग को न्यूनतम कितने मूल्य का स्वर्ण अपने स्टॉक में हमेशा रखना चाहिए। तो ये है B 115 करोड़ रुपया का। 93 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के मुद्रास्फीति के प्राकलन की सबसे प्रचलित माप है। तो ये माप है थोक मूल्य सूचकांक। सही आंसर है इसका C है। 93 नंबर, निम्नलिखित में से किस एक का अपने प्रभाव में सर्वाधिक स्फीतकारी होने की संभावना है। तो इसका सही आंसर है बजट घाटे में वित्तीय घाटे के लिए नई मुद्रा का सृजन करना। 94 नंबर, निम्नलिखित में से किस बैंक द्वारा सिंपल क्लिक क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की गई है। तो ये किया गया है SBI के द्वारा। 95 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्तीय समावेश का उद्देश्य नहीं है।
तो इसका सही आंसर है बैंकिंग अधोसंरचना को सिकोड़ना। क्वेश्चन है 96 नंबर, निम्नलिखित में से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। तो ये जो है PLR देख रहे हैं आप, ए ऑप्शन में, ये जो है RBI के द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है, ये बैंक के द्वारा किया जाता है। PLR रेट एक ब्याज दर है जिस पर बैंक करता है अपने विश्वसनीय ग्राहक को ऋण देता है, तो उस पर तय किया जाता है कि इसको किस PLR पे दिया जाए। है 97 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर कम करने के फलस्वरूप क्या होगा। तो ये होगा क्या, बाजार की लगातार तरलता बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर, भारत सरकार द्वारा बीमा विनायक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी। तो ये किया गया था अप्रैल 2000 में। सही आंसर है ए। है 99 नंबर, इसमें कहा जा रहा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक कौन है या प्रवर्तक है। तो देखिए इसका जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो है स्थापना किया गया था 1992 में, और इसका जिसके सिफारिश पे ये बना था उस कमेटी का नाम है फेरवानी समिति के सिफारिश पे इसका स्थापना किया गया था। इसके प्रवर्तकों की अगर हम लोग बात करें तो इसके जो है भारत सरकार के अलावा जो है IDBI है, ठीक है, IDBI हो गया, सॉरी भारतीय स्टेट बैंक नहीं है, एक सेकंड, भारतीय स्टेट बैंक नहीं है, IDBI है, तो ये हो गया। GIC है क्या, नहीं, GIC भी नहीं है ये, लेकिन LIC है। तो सही आंसर हो गया B और D सही है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा E। 100 नंबर, विश्वसनीय प्रतिभूतियों से तात्पर्य है ऐसे शेयर जिन पर लगातार ऊंची दर का लाभ हो। तो सही आंसर हो गया 100 का ए। 101 नंबर, इसमें कहा जा रहा है मक्का की पत्तियों में शीर्ष का सफ़ेद होना किसका सूचकांक है। तो देखिए मकई का जो होता है पौधा, उसमें अगर पत्तियों में अगर जो है सफ़ेद होना प्रारंभ हो जाए तो इसका मतलब होता है कि उसमें जिंक की कमी आ गई है। तो सही आंसर हो गया 101 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है दंत क्षय का मुख्य कारण है। तो देखिए दंत क्षय का मुख्य कारण जो है सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु तथा कार्बोहाइड्रेट का जो खाद्य होता है, जो खाते हैं हम लोग, उसके कण दांतों के मध्य में फंसे रहते हैं, और उसके अंतर का व्यवहार जो होता है वही जो है मुख्य रूप से दंत क्षय का कारण है। तो इसका सही आंसर हो गया बी, कार्बोहाइड्रेट के खाद्य कण में खाद्य कण के मध्य अंतर व्यवहार। सही आंसर हो गया 102 का बी। क्वेश्चन है 103 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें जो जितना ऑप्शन दिया गया था उसी में से हम लोग को चूज करना था। तो इसमें जो है आम में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है, इसके साथ विटामिन सी एवं विटामिन ई भी पाया जाता है। तो सही आंसर इसका हो गया आम। क्वेश्चन है 104 नंबर, इसमें कहा जा रहा है नोस्कापिन निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है। तो ये प्राप्त होता है पोस्ता से, ठीक है, जिसको आप अफीम बोलते हैं उससे। नंबर है 105, मछलियों में समानता श्वास किससे होता है। तो मछली जो सांस की क्रिया करते हैं वो त्वचा के द्वारा किया जाता है, गिल्स के द्वारा, गिल्स कह सकते हैं, सॉरी त्वचा से नहीं, ये गिल्स से होता है, ठीक है। मछली में जो सांस की क्रिया होती है वो गलफड़ों द्वारा गिल्स से होता है, त्वचा में किसी और से होता है, जो तिलचट्टा होता है उसमें त्वचा से होता है। क्वेश्चन नंबर है 106 नंबर, सेब के फल में लाली का मुख्य कारण निम्नलिखित में से क्या है। तो देखिए सेब में जो प्रेजेंट होता है एंथ्रोसाइनिन जो होता है, उसके चलते सेब जो है लाल होता है। तो सही आंसर होगा 106 का ए। नंबर क्वेश्चन कह रहा है ईस्ट और मशरूम निम्नलिखित में से क्या है। तो ये एक फफूंदी है, ठीक है। सही आंसर हो गया 107 का सी। है 108 नंबर, इसमें कहा जा रहा है निम्न में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है। तो देखिए इंसुलिन के कमी से लोगों में जो होता है मधुमेह होता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जिसका उत्पादन होता है अग्नाशय में, ठीक है। तो इसकी कमी से लोगों में क्या होती है कि ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में बढ़ जाता है और क्या हो जाता है, और मधुमेह हो जाता है। तो सही आंसर हो गया 108 का डी। क्वेश्चन है 109 नंबर, इसमें कहा जा रहा है माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है। तो ये पौधा कहाँ मिलता है, तना काट के। सही आंसर है 109 का बी।
क्वेश्चन है 110 नंबर, इसमें कहा जा रहा है निम्न में से कौन सा पौधा वृद्धि हार्मोन या प्लांट हार्मोन के नाम से जाना जाता है। ये पौधे में जो पौधा का जो वृद्धि होता है किस हार्मोन के चलते होता है, तो ये इसका नाम है साइटोकिनिन। साइटोकिनिन जो प्लांट हार्मोन है ये प्लांट के ग्रोथ में और हेल्प करता है। 110 नंबर का सही आंसर हो गया डी, साइटोकिनिन। है 111 नंबर, इसमें कहा जा रहा है अल्फा कण के दो धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। तो इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है द्रव्यमान के योग के हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर होता है। तो सही आंसर इसका हो गया बी। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि अल्फा कण हीलियम नाभिक के समान 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112 नंबर, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है। तो देखिए तीसरे और चौथे समूह के जो ऑक्साइड का समान गुणधर्म है ये दोनों तरह के होते हैं, एसिडिक भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं। तो सही आंसर हो गया 112 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113 नंबर, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप जो है बहुत प्रयोग किया जा रहा है, इस लैंप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए वो जो लैंप होता है जिसको कहा जाता है सोडियम वेपर लैंप, इसमें सोडियम का उपयोग किया जाता है जिसके चलते वो पीला कलर का दिखाई देता है और जो कि लगभग सूर्य के प्रकाश के समान होता है। तो सही आंसर इसका हो गया 113 का सी, सोडियम। है 114 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है। तो ये संबंधित है 114 नंबर का सही आंसर है डी, नीला हरा शैवाल। अब देखिए नीला हरा शैवाल है क्या, ये एक जलीय पौधा है और एक ऐसा जलीय पौधा का एक समूह है जिसको साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। यह एक कोशिकीय सिंगल सेल जीवाणु है। इस जीवाणु को धान की फसल के लिए वायुमंडलीय नाइट्रोजन की भूमि में स्थानांतरित करने में इसका उपयोग किया जाता है। नीला हरित शैवाल प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा ग्रहण करके वायुमंडलीय नाइट्रोजन भूमि में स्थिरीकरण करता है, मेन वर्क है इसका। 115 नंबर, इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकली सक्रिय नहीं है। तो इसका सही आंसर है ग्लाइसिन। सही आंसर 115 का ए है। 116 नंबर, इसमें कहा जा रहा है बताइए कि निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है। तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका फार्मूला होता है HCl, ठीक है। तो ये जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जो है ऑक्सीजन नहीं होता है। बाकी जो है एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, नाइट्रिक एसिड जो फार्मूला होता है सब में ऑक्सीजन की मात्रा होती है, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती है। 117 नंबर, एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है, गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद धूम्र भी देता है, मतलब धुआं देता है। यह अज्ञात गैस जो है कौन है। तो ये अज्ञात गैस है अमोनिया, NH3 जिसको कहा जाता है, जो कि जल के साथ शीघ्रता से घुल जाती है। और अगर गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस मिला दिया जाए तो ये क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। तो ये अमोनिया के बारे में कहा जा रहा है। 118 नंबर, इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जो गलत है उसको चूज करना है। तो 118 का कह रहा है डी गलत है। ये फ्लोरीन जो है फ्लोरीन के युक्त बहुलक है, तो ये गलत है, बाकी जो सब सही है। ये फ्लोरीन जो है कार्बन का एक उपयोगी अपरूप है जिसका खोज 1985 में किया गया था, प्रोफेसर आई स्मेली के द्वारा किया गया था, जिसके लिए इन्हें वर्ष 1996 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119 नंबर, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है। तो शक्कर के किण्वन से बनता है इथाइल अल्कोहल, ठीक है। तो सही आंसर हो गया आपका ए, इथाइल अल्कोहल। जैसे अगर बात करें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से बनी गन्ने की शक्कर, जिसका जो फार्मूला होता है जिसको चीनी कहा जाता है, शुगर, C12H22O11 है, जबकि किण्वन से इथाइल अल्कोहल बनता है, इथाइल अल्कोहल इससे बनाया जाता है। तो सही आंसर हो गया 119 का ए। क्वेश्चन है 120 नंबर, इसमें कहा जा रहा है
कि निम्नलिखित जीवाश्म ईंधन में कौन सा स्वच्छतम ईंधन है, तो ये है प्राकृतिक गैस। बाकी डीजल, कोयला, पेट्रोल ये सब में तो प्रदूषण होता ही है, ठीक है, तो ये क्या है, स्वच्छतम ईंधन नहीं माना जाएगा। इस सब में जो है कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होते हैं, लेकिन प्राकृतिक गैस में ना के बराबर होता है। तो सही आंसर हो गया 120 का सी है। 121 नंबर, इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित अवस्थाओं में से किस में गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे। तो देखिए इसमें आर्द्रता जो है सबसे पहले कम होना चाहिए, टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होना चाहिए, तभी जो है सूखे या गीले कपड़े जो है जल्दी सूखेंगे। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन दिया है 100% आर्द्रता और 60% तापमान, ये तो इसमें नहीं सूखेंगे। लेकिन जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें सबसे कम जो है आर्द्रता हमको दिख रहा है डी नंबर में, तो ये इसका सही आंसर हो गया डी, ठीक, क्योंकि 20% आर्द्रता है और 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो इसमें कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। 122 नंबर, इसमें कहा जा रहा है दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। आप लोग पढ़े होंगे, इसको कहा जाता है वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य, ऐसे वाला पढ़े होंगे आप लोग। इसको क्या कहा जाता है, वेवलेंथ कहा जाता है, ठीक है। तो सही आंसर इसका क्या हो गया, तरंग दैर्घ्य सी। क्वेश्चन है 123 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कह रहा हृदय जो है वो अपसर्वय आवृत्ति पर कंपन करता है, तो पहला स्टेटमेंट इसमें सही दिख रहा है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है कि ध्वनि की गति गैस में द्रव एवं ठोस की तुलना में अधिक होती है, नहीं, ठीक है, ध्वनि की चाल जो है सबसे ज़्यादा ठोस में होता है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। तीसरा स्टेटमेंट है मैक संख्या ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसमें पहला और दूसरा सही है। एक और स्टेटमेंट दिया है वो देख लेते हैं। चौथा स्टेटमेंट है और इसमें कहा जा रहा है प्रासर्व्य ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, तो चौथा स्टेटमेंट भी इसका जो है सही है। तो सही आंसर क्या हो गया, 1, 3 एवं 4। क्वेश्चन है 124 नंबर, इसमें कहा जा रहा है डेसिबल इकाई का प्रयोग निम्नलिखित में से कहाँ किया जाता है। तो देखिए ध्वनि की तीव्रता मापने के जो इकाई है वो डेसिबल में हम लोग करते हैं। 1 डेसिबल का 10वां भाग होता है, तो इसका सही आंसर हो गया ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए, सही आंसर है डी। क्वेश्चन है 125 नंबर, इसमें कहा जा रहा है जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजता है तो उसमें उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में से किस अंतर के कारण किया जाता है। तो ये किया जाता है अंतर किसके चलते, तो केवल ध्वनि गुणता के कारण, सही आंसर हो गया 125 का सी। 126 कहा जा रहा है विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है, तो अर्थ का उपयोग किया जाता है क्या चीज़ के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए, सही आंसर हो गया 126 का ए। क्वेश्चन नंबर है 127 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है। तो देखिए अर्धचालक जैसे आप जर्मेनियम सिलिकॉन के बारे में नाम सुने होंगे, तो जर्मेनियम और सिलिकॉन जो है ये अर्धचालक है जिसको सेमीकंडक्टर कहा जाता है, ठीक। लेकिन अगर हम लोग बाकी की बात करें तो एल्युमिनियम नहीं है, लकड़ी नहीं है, प्लास्टिक नहीं है, इसमें से एक ही आंसर है 27 का डी, जो कि जर्मेनियम है एक सेमीकंडक्टर जिसको अर्धचालक कहा जाता है। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है सेमीकंडक्टर। इसमें जो क्या होगा, जब भी टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो इसमें जो रेसिस्टेंट होगा वो घटेगा, ठीक है। और कंडक्टर में क्या होगा, जब भी हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ताप बढ़ाएंगे, तो जो रेसिस्टेंट है वो इंक्रीज करेगा, ठीक। और उसके बाद अगर आ जाता है इंसुलेटर में होता है जब टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज करवाएंगे तो हमारा रेसिस्टेंट जो है घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128 नंबर, इसमें कहा जा रहा है रेडियोधर्मी पदार्थ निम्नलिखित में से क्या उत्सर्जित करता है। तो देखिए रेडियो एक्टिव जो किरणें हैं वो उत्सर्जित करते हैं, रेडियो एक्टिविटी पदार्थ से जो किरणें उत्सर्जित होता है उसे क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी किरण कहते हैं, जिसमें अल्फा कण, बीटा कण एवं गामा कण तीनों का जो है उत्सर्जन होता है। तो इसका आंसर जो सही आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि अल्फा भी करता है, बीटा भी करता है और गामा रे भी उत्सर्जन करता है, तो सही आंसर हो गया एक से अधिक।
ये कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछ दिया है। अपने वेब ब्राउज़र में सहेजक किसी पसंदीदा वेबसाइट को जल्द से एक्सेस करने का एक तरीका है, तो जिसको कहा जाता है बुकमार्क। आप लोग देखे भी होंगे, जब कभी गूगल या कुछ ऐसा खोलते हैं तो वहाँ पे एक स्टार की तरह एक आ जाता है, उसको जैसे आप क्लिक कर देंगे तो वो बुकमार्क हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम जब उसको क्लिक करेंगे तो उसी साइट पे आपको लेके चला जाएगा। तो इस प्रोसेस को बुकमार्क कहा जाता है। तो सही आंसर क्या हो गया 129 का सी है। 130 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कंप्यूटर की मशीनी भाषा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। तो देखिए ये आधारित है बूलियन बीजगणित पर। बूलियन बीजगणित में क्या होता है, 2 ही डिजिट यूज किया जाता है, 0 और 1, ठीक है, 0 और 1, जिसको बाइनरी सिस्टम कहा जाता है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया, इसका सही आंसर हो गया बूलियन बीजगणित पर है। 131 नंबर, पटना के 1857 के विद्रोह के नेता पीर अली को फांसी कब हुई थी। तो देखिए पीर अली जो थे 1857 का जब क्रांति हुआ था तो वो पटना से लीड किए थे और ये एक पुस्तक विक्रेता थे और इनको और इनके साथियों को इन सबको बीच सड़क पर फांसी दे दिया गया था 7 जुलाई 1857 को। तो सही आंसर हो गया 131 का बी। 132 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि 1864 के अम्बाला के मुकदमे में पटना के वहाबियों के वकील कौन थे। तो देखिए इसके जो वकील थे ये थे सैमुएल्स थे इसके वकील। तो 132 का सही आंसर हो गया बी। सॉरी सही आंसर है ये प्लाइडेड थे, सॉरी गलत आंसर दे दी थी सी, बी सही आंसर है, ठीक है। 132 का 133 नंबर, इसमें कहा जा रहा निम्नलिखित में से वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था। तो देखिए वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र जो हुआ करता था ये पटना हुआ करता था, ठीक है। इस आंदोलन ये इस्लामिक आंदोलन हुआ करता था, ये पटना था इसका मुख्य केंद्र, इस्लामिक आंदोलन था ये। इसका श्रेय जो जाता है इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब को दिया जाता है और इसमें जो है इस्लाम के तहत जो भी जो पैगंबर जी कहे थे उस बात को जो मतलब पैगंबर कहलाना अपने आप को वो कहलाना चाहते थे और उसमें जितने भी बुराई फैले थे मुस्लिम धर्म में उसको हटाना था, मेन इसका मकसद ये था वहाबी आंदोलन को। 134 नंबर, इसमें कहा जा रहा है बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था। तो बिहार में किया गया था किसके द्वारा, ये अली गौहर के द्वारा किया गया था। अली गौहर कौन थे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए यहाँ पे कोई क्वेश्चन अगर पूछा जाए ना तो उसको ज़रूर एक बार सर्च कर लीजिए ताकि आप लोग का भी थोड़ा नॉलेज जो है बढ़ जाए और वो चीज़ हमेशा के लिए आपके पास रह जाए, ठीक है। या किसी भी क्वेश्चन के बारे में अगर कुछ जानकारी है, आपको लगता है कि ये मुझे एक्स्ट्रा हम जानते हैं इसके बारे में, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए ताकि अन्य लोग को भी कुछ फ़ायदा हो। 135 नंबर, इसमें कहा जा रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार व उड़ीसा में दीवानी का अधिकार किसने प्रदान किया था। तो ये प्रदान किया गया था शाह आलम द्वितीय के द्वारा। आपको पता ही होगा 1764 में बक्सर का लड़ाई होता है। युद्ध के बाद लॉर्ड क्लाइव ने अवध के नवाब जो थे सिराजुद्दौला और मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि हुई थी और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1765 में मुग़ल वंश के बादशाह शाह आलम द्वितीय को यह क्षेत्र देकर उसके बदले में बंगाल की दीवानी प्राप्त कर ली थी। तो सही आंसर इसका है शाह आलम द्वितीय के द्वारा। अब ये संधि किस डेट को साइन किया गया था तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और इसको कौन सा संधि कहते हैं, इलाहाबाद का संधि कहते हैं या कब हुआ था बताइएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 136 नंबर, इसमें कहा जा रहा बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश सेनापति निम्नलिखित में से कौन था। तो देखिए बक्सर का युद्ध जब लड़ा गया था 22-23 अक्टूबर 1764 को बक्सर के पास, तो इसमें जो लीड किए थे अंग्रेजी सैनिक वो थे कौन, हेक्टर मुंडो के द्वारा ये लीड किया गया था। और इसमें क्या था, बाकी ज्वाइंट फोर्स लड़े थे कासिम अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय के द्वारा ये युद्ध लड़ा गया था और इस लड़ाई में अंग्रेज विजयी रहे थे। और जब इलाहाबाद की संधि होती है तो बंगाल और बिहार उड़ीसा का जो दीवानी राइट है ये अंग्रेज के पास चला जाता है। 137 कहा जा रहा है
कि बाबू कुंवर सिंह ने कहाँ बंदूक एवं गोला बारूद बनाने का एक कारखाना स्थापित किया था। तो ये किया गया था जगदीशपुर में, और ये जगदीशपुर के ही ज़मींदार थे। 138 नंबर, इसमें से किस क्रांतिकारी पुस्तक को ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध नहीं लगाया था। तो देखिए इसमें जो है देशेर कथा पे प्रतिबंध लगा दिया गया था, ठीक है। बाकी जो है किसी पे भी प्रतिबंध नहीं लगाया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ई। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि गणेश कथा पे भी प्रतिबंध नहीं लगाया था, वीर गाथा पे भी नहीं लगाया था, और शिवाजी कथा पे भी नहीं लगाया था। एक ही बुक पे लगाया था, देशेर कथा। लेकिन हमको खोजना क्या है जिस पे नहीं लगा है। तो ए, बी और डी जो है इसमें से किसी बुक पे जो है, क्रांतिकारी बुक हुआ करता था ये, किसी भी बुक पर प्रतिबंध नहीं लगा था। 139, इसमें कहा जा रहा अमर सिंह ने 1857 के आंदोलन के दौरान अपनी सरकार कहाँ स्थापित की थी। तो अमर सिंह के द्वारा किया गया था कैमूर में। सही आंसर हो गया ए। बाबू अमर सिंह जो है ये कुंवर सिंह के भाई हुआ करते थे, और भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम के प्रमुख योद्धा एवं क्रांतिकारी थे। ये बाबू कुंवर सिंह के भाई थे। तो सही आंसर हो गया 139 का ए। क्वेश्चन नंबर हो गया अब 140 नंबर, इसमें कहा जा रहा बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। तो ये बनाया गया था मीर कासिम के द्वारा, ठीक है। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने अंग्रेज़ के हस्तक्षेप से बचने के लिए कैपिटल जो है मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफ़र कर लिया, और यहाँ उन्होंने गोले बारूद और बंदूक का कारखाना का निर्माण किया। अपने सैनिकों को यूरोपियन ढंग से सुसज्जित करने का कोशिश किया था, ठीक है। तो 140 का हो गया डी। अब यहाँ 141 नंबर से 10 क्वेश्चन मैथ का है, जिसका हम आंसर बताएंगे। जो लोग बनाना चाहे बना के मिला सकते हैं, ठीक है। 141 का सही आंसर हो गया बी। इस नंबर का सही आंसर हो गया आपका डी, 40 दिन। नंबर क्वेश्चन यहाँ देख लीजिए, आंसर उस साइड है, अभी बता देते हैं। 43 नंबर का सही आंसर हो गया है बी, 28। क्वेश्चन नंबर 144 का सही आंसर है ए, 90 दिन। क्वेश्चन नंबर 145 का है ए, 1। 146 का है 54, बी। क्वेश्चन नंबर 147 का है ए, 4 वर्ष। 148 का है 0, ए। सही आंसर ए, 2। नंबर 150 का है ए, 1, ठीक है। तो इसके साथ ही आज का सेशन यही ख़त्म होता है। 150 क्वेश्चन इसके अंतर्गत हम लोग किए हैं। किन्हीं को भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में सही करिएगा, ठीक है। बाकी ये जो था बीपीएससी मेकर का टेस्ट था 69th बीपीएससी के लिए, तो इसको आप लोग देखिए। और बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का लास्ट तक देखने के लिए। और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, और बाकी ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टेस्ट सीरीज़ के साथ। धन्यवाद।